स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षेप टॉपिक पे बात करेंगे। वो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 और इसी के आधार पे फिर हमारा बजट हो जाता है। बिहार बजट 2020-21 फिर होता है। लेकिन बहुत सारे लोग बिहार बजट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना रहती है इसे छोड़ देते हैं और बजट पढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन इधर कुछ हालिया जो देखा गया है ट्रेंड बीपीएससी में, वो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से भी संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम लिमिटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, और आप लोग किसी भी समय 10 मिनट निकाल करके देख लें ये वीडियो, ताकि एग्ज़ाम में बैठने से पहले अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग उसे सही कर दें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए, आप लोग का इसमें हम ज़्यादा ताम झाम लेकर नहीं आए हैं। जो क्वेश्चन पूछ सकता है केवल हम उसी का यहाँ पे टॉपिक बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए तकनीकी टिप्पणियाँ हैं, तो इसे मैं हटा देता हूँ। टिप्पणियाँ आप पढ़ने का समय अभी नहीं है। आप लोग को जो केवल डाटा है जो इम्पोर्टेंट, देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी करते गया है जो जो इम्पोर्टेंट डाटा है। तो यहाँ पे देखिए ये सारा आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें जनरली लोग ज़्यादा लोग कंफ्यूज कर रहे थे, तो यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन। तो देखिए 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10.53% और वर्तमान मूल्य पर 15.01% थी, जो देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक है। और ये आपका एडिटोरिया में दिया गया था, वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया गया था, गलत कर दिया गया था, तो उसे भी आप इस वीडियो के माध्यम से सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग को बस ध्यान देना है कि स्थिर मूल्य पूछ रहा है कि वर्तमान मूल्य। अगर स्थिर मूल्य पूछेगा तो 10.53 मतलब कम वाला, और अगर वर्तमान मूल्य पूछेगा तो 15.01 यानी कि ज़्यादा वाला आप लोग प्रतिशत मारिएगा आंसर। उसके बाद आइए नेक्स्ट, आइए दूसरा नंबर। दूसरा बोला कि सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी कि GSVA में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा क्रमशः 21.3%, 19.7% और 59.0% था। और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है कि प्राथमिक सबसे ज़्यादा पूछेगा तो तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा 59.0%। उसके बाद अगर प्राथमिक पूछेगा तो 21.3% और द्वितीय क्षेत्र पूछेगा तो 19.7%। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर। पूछेगा कि अगर प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर 3 सबसे समृद्ध जिला, तो पहले पटना आ जाएगा, उसके बाद सारण, उसके बाद बक्सर आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, सीरीज में भी याद रखिएगा, हो सकता है सीरीज में ही दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब फिर इधर आइए, फिर है कि 2018-19, एक मिनट इसे जूम कर देते हैं। हाँ, फिर आइए यहाँ पे कि वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.61% रहा। तो यहाँ पे पूछ देगा कि राजकोषीय घाटा कितना था, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.68% यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पे है दूसरा नंबर में, कि 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, और 2020-21 के लिए कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार का हिस्सा वर्तमान 9.6% से बढ़ाकर 10.06% हो गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। पहले था 9.67%, अब हो गया है 10.06% 2020-21 के लिए। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आइए, हाँ, ऊर्जा क्षेत्र में भी पूछता है, तो ऊर्जा क्षेत्र में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ऊर्जा क्षेत्र में क्या बोल रहा है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए कि राज्य में बिजली की अनुमानित चरम मांग में काफ़ी सुधार हुआ है, जो 2012-13 के 2650 मेगावाट से अब क्या है कि 2018-19 में 5300 मेगावाट हो गई है, ठीक है। अनुमानित चरम मांग 2018-19 में 5300 मेगावाट हो गई है। और राज्य में बिजली के प्रति व्यक्ति खपत 2018-19 में 311 किलोवाट आवर हो गई है, यानी कि KWH।
तो 2018-19 में बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? तो 311 किलोवाट आवर। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद फिर तीसरा नंबर आइए। तीसरा बोल रहा है कि वर्ष 2021-22 तक बिहार में बिजली की मांग लगभग 6900 मेगावाट और ऊर्जा की वार्षिक मांग अगर पूछेगा तो हो जाएगा 3984.1 करोड़ यूनिट होना अनुमानित है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग ये वाला और ये वाला याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हाँ, नगर विकास में का बात करें तो एक याद रखिएगा शहरीकरण, ठीक है। तो बिहार में शहरीकरण पर पटना जिला है जहां शहरीकरण की दर 43.1% है। यानी कि अगर पूछेगा कि किस जिला में शहरीकरण की सबसे ज़्यादा दर है तो वो पटना जिला हो जाएगा। कितना प्रतिशत? तो 43.1%। और दूसरी छोर यानी कि सबसे कम पूछेगा तो बांका में मात्र यह 3.5% है। तो शहरीकरण की दर आप लोग सबसे ज़्यादा और सबसे कम ये दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब आइए, अब इधर से नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बैंकिंग वाला में आइए, ठीक है। सारा मैंने अंडरलाइन कर दिया है जो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है कि पूरा आपको हम आर्थिक सर्वेक्षण पूरा पढ़ के समझा दें। नेक्स्ट आइए ऊर्जा वाला में, बैंकिंग वाला में। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2019 में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं में बिहार का 4.9% हिस्सा रहा है और इस लिहाज से यह देश में 10वें स्थान पर है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और एक ये भी है कि वर्ष 2018-19 में देश की कुल जमा राशि में बिहार का हिस्सा 2.8% है और दिए गए ऋण में हिस्सा 1.2% हिस्सा रहा है। तो ये 1 और 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा हर हाल में। उसके बाद अब नेक्स्ट आइए, इधर देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट आइए प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में। तो यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2018-19 में 30,617 रुपये हो गई है, ठीक है। और बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश के राज्यों के बीच सबसे कम है और 2018-19 में यह राष्ट्रीय औसत 92,565 रुपये की मात्र 33.1% थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय याद कर लीजिएगा, बिहार में प्रति व्यक्ति 30,617 रुपये, जो कि राष्ट्रीय औसत का मात्र 33.1% है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पशुधन में। तो पशुधन में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो पशुधन में देख लीजिए आप लोग, यहां पे है कि वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार बिहार में पशुओं की कुल संख्या 364.54 लाख हो गई और पशुओं की कुल संख्या में दुधारू पशुओं का 63.18% हिस्सा था। वर्ष 2019 में गाय बैल की कुल संख्या 153.11 लाख यानी कि 42.0%, जो भैंसों की 77.20 लाख यानी कि 21.18% संख्या से अधिक है। और राज्य की कुल पशुधन में गाय भैंसों के बाद सर्वाधिक 35.1% यानी कि 128.21 लाख हिस्सा बकरे बकरियों का है। तो अगर पूछेगा कि पशुधन में राज्य में कुल पशुधन में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या किसकी है तो गाय भैंस की। उसके बाद अगर पूछेगा उसके बाद किसकी है तो बकरे बकरियों की है। और मत्स्य का यहाँ पर एक बार देख लीजिए, बिहार में मछली का उत्पादन 2018-19 में 6.02 लाख टन हो गई। और इसी प्रकार दूध का उत्पादन अगर पूछेगा तो 2018-19 में 98.18 लाख टन हो गया है। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा मछली उत्पादन और दूध के उत्पादन में। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ यहाँ पे आइए वेटलैंड से संबंधित यानी कि नम भूमि से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो देखिए वन भूमि की बात करें कि दर्ज वन क्षेत्र के अनुपात के लिहाज से देखें तो सर्वाधिक 39.9% नम भूमि यानी कि वेटलैंड गुजरात में है और उसके बाद 32.7% पश्चिम बंगाल में है। तो अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा नम भूमि वाले यानी कि वेटलैंड्स वाले क्षेत्र किस राज्य में है
तो गुजरात में। उसके बाद पूछेगा कि किस में है, तो उसके बाद आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। अगर बिहार राज्य का बात करें तो बेगूसराय जिले के लगभग 10.8% क्षेत्र में नम भूमि है और इसमें बेगूसराय में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो वहीं पे अगर राज्य की कुल नम भूमि के क्षेत्रफल में बेगूसराय, कटिहार, सहरसा, भागलपुर और वैशाली का अगर संयुक्त रूप जोड़ दें तो ये 50% तक का हिस्सा इसमें आ जाता है। नेक्स्ट आइए, अब जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछते रहता है। ये बोल रहा है वन भूमि का क्षेत्र। तो यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत सारे अभी एक प्रीवियस वीडियो मैंने डाला था वन स्थिति रिपोर्ट 2018-19 और 2019-20, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर गए थे। उसमें एक था डाटा 7.3 था 7.6, तो यहाँ पे देख लें 7.3% है, ठीक है, ओरिजिनल। तो देख ले यहाँ पे वर्ष 2019 में बिहार में दर्ज वन क्षेत्र 6,877 वर्ग किलोमीटर था, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.3% है। और ये डाटा आप लोग हर हाल में याद कर ले कि बिहार में दर्ज वन क्षेत्र कितना है, तो 6,877 वर्ग किलोमीटर, और कुल भौगोलिक क्षेत्र, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना हिस्सा है, तो 7.3%। और यह हिस्सा संपूर्ण भारत के औसत 23.3% से बहुत कम है। अगर संपूर्ण भारत का पूछेगा कि कितना औसत है, तो औसत हो जाएगा 23.3%, ये संपूर्ण भारत का, ठीक है। प्रमुख राज्यों के बीच सर्वाधिक 71.1% दर्ज वन क्षेत्र उत्तराखंड में है, ठीक है। वन क्षेत्र अगर पूछेगा सबसे ज्यादा तो राज्यों में हो जाएगा उत्तराखंड में, और सबसे कम पूछेगा तो 3.5% हरियाणा में है। और संरक्षित वनों की बात करें तो बिहार में यह 6,183 वर्ग किलोमीटर था, जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.6% है। तो ये चीज आप लोग को देखना पड़ेगा कि संरक्षित वन क्षेत्र का बात कर रहा है या फिर दर्ज वन क्षेत्र का बात कर रहा है, उस हिसाब से आप लोग आंसर दीजिएगा यहाँ पे। अब आइए वनाच्छादन, वन से आच्छादित राज्य। तो वनाच्छादन के क्षेत्रफल के मामले में सर्वाधिक 77,482 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादन के साथ मध्य प्रदेश सबसे आगे है, जिसका देश के कुल वनाच्छादन में लगभग 10.9% हिस्सा है। अगर वहीं सबसे कम का बात करें तो सबसे कम 1602 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.2% वनाच्छादन वाला हरियाणा राज्य है। और अगर बिहार का बात करें तो बिहार का 7,306 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादन देश की कुल वनाच्छादन का मात्र 1% है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। और बिहार के कुल वनाच्छादन में से सबसे अधिक खुले वन है, जिनका कुल वनाच्छादन में 50.5% हिस्सा है। लेकिन जो आप लोग को याद रखना है सबसे ज्यादा, वो यहीं पे आपका याद रखने की चीज है। बस इतना ही आप लोग याद रखिए, आपका काम यहां से हो जाएगा। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ, यहां पे एक चीज और देखिएगा कि वनाच्छादन बिहार के दक्षिणी भागों में सबसे अधिक सघन है और राज्य में सर्वाधिक 1056.4 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादन वाला जिला कैमूर है, जबकि जहानाबाद जिले में वनाच्छादन प्रतिशत 0% है, ठीक है। और नेक्स्ट आइए, अब जो इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग, एक क्वेश्चन तो फिक्स लेके चलिए कि एक है, दो भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म रहता है। तो यहाँ पे अभ्यारण्य शरणस्थली है, वन्य जीव मंडल शरणस्थली और पक्षी अभ्यारण्य दिया गया है, और वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, वाल्मीकि बाघ शरणस्थली पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य तो मुंगेर में है, पिछला बीपीएससी में पूछ चुका है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य ये गया जिला में है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, इसे याद रखिएगा, नालंदा में। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर और रोहतास में ये फैला हुआ है। रजौली नवादा वन्य जीव अभ्यारण्य नवादा में है। और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसे भी याद रखिएगा आप लोग, उदयपुर पूछेगा तो ये पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, इसे तो आप लोग याद रखिए, उदयपुर इंपॉर्टेंट हो गया, नागी डैम इंपॉर्टेंट हो गया। तो नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई हो जाएगा।
नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य, नागी नकटी दोनों सेम तरह से लग रहा है तो ये भी जमुई हो जाएगा। याद रखने का ये सब ट्रिक है कि सेम वर्ड से यूज हो रहा है तो आप लोग जमुई से मार दीजिएगा। काबर झील पक्षी अभ्यारण्य, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये बेगूसराय में है। और कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। काबर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा, और उसके बाद सलीम अली जुब्बा सहनी बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य, ये वैशाली में है। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये भागलपुर में। तो इस तरह से करके जो भी महत्वपूर्ण था इस बार, ये मैंने आप लोग को टॉपिक बता दिया है। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, और ये 10 से 12 मिनट के वीडियो में हो सकता है आप लोग को बहुत फ़ायदा मिले। इस वीडियो को जरूर एक बार एग्जाम से पहले देख लें, अभी भी आपके पास वक्त है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल, आप लोग टेलीग्राम में जाके confusion9.2.11 सर्च कीजिएगा और खुद ब खुद वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। वैसे मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।